हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी का संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 मई के बाद जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। देश में अभी भी जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बटे हुए हैं, लेकिन अब की बार इसके पैमाने को बदला गया है। नए नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता तो वो ग्रीन जोन में आ जाएगा। पहले यह समय 28 दिनों का था। 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। तो ये इस तरफ एक कोशिश की गई है और साथ ही साथ अब रणनीति के अंदर भी बदलाव किया गया है। और ये कहा जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है 3 मई के बाद से जो अलग अलग जिले हैं उनको अलग अलग स्तर पर बांटा जाएगा और उसी के मुताबिक ये काम किया जाएगा। जिले को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो बांटा गया था उसके अंदर अब श्रेणी को बदला जाएगा, क्योंकि पैमाना यहां पर बदला गया है। और दरअसल अगर किसी जिले में 21 दिन से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में आएगा। और इससे पहले ये जो समय था वो 28 दिनों का था, यानी कि 21 दिन जो अब किया गया है वो पहले 28 दिन थे। 3 मई के बाद जो लिस्ट है उसके लिए 130 जिले रेड जोन में, 284 ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। तो ये लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो प्रभावी रूप से कदम उठाए जा रहे हैं उनकी ये तस्वीरें भी हैं। और साथ ही साथ अब एक और जो कठोर कदम है या कह लीजिए कि सख्त कदम जो है वो हरियाणा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसमें दिल्ली और हरियाणा से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डर हैं उनको पूरी तरीके से सील किए जाने की बात भी है। इससे पहले हमने आपको जानकारी भी दी थी कि फरीदाबाद के जितने भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली से लगते हुए उन सभी को सील किया गया था और कई जगहों पर बाकायदा डाटाबेस भी तैयार किया गया था कि दिल्ली और फरीदाबाद में कितने लोगों की आवाजाही है और कितने लोगों को अभी तक वो इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। कई लोगों को समझाया गया था कि अगर आप दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं तो आप आगे आवाजाही ना करें, यदि आप फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो भी आवाजाही को रोका जा सके, ताकि क्योंकि बार बार ये हरियाणा सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी तक जो दिल्ली से लगते हुए हरियाणा प्रदेश के जो इलाके हैं उनमें अगर संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण दिल्ली ही है। दिल्ली से जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनकी वजह से हरियाणा के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और सामने भी आए हैं। और इसको लेकर के जो झज्जर और बहादुरगढ़ की तस्वीरें हाल ही में जो देखने को मिली हैं वो एक चिंता का कारण भी है और यही है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से इसको लेकर के एक कदम उठाया गया है। चलिए तो इन सभी चीजों को समझ लेते हैं और जरा हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज जी आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर अजय गुप्ता इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा शुरुआत पंकज जी आपसे ही कर रहा हूं। अब जो है सख्ती, हम हर रोज एक नए विषय को लेकर के बात करते हैं। अब जो बात है वो सख्ती को लेकर के है। आप इस बात का जिक्र शुरुआत ही करते आ रहे हैं कि सख्ती कहीं ना कहीं होनी चाहिए और जो इंटर स्टेट जो अभी गतिविधियां चल रही थी उनको लेकर के प्रभावी रूप से कदम उठाने चाहिए। आपकी बात सुनी है सरकार ने, प्रशासन ने, और मुझे लगता है कि उसके बाद से अब ये जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से सख्ती के साथ उनको सील किया जा रहा है। कई जगहों पर आवाजाही रोक दी गई है और अभी की अपडेट जो ये है कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिया गया है सुबह 10 बजे के बाद से। आपको लग रहा है कि अब ये प्रभावी रूप से कदम है जो कि हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि थर्मल चेकिंग भी की जाएगी। ठीक है, थर्मल चेकिंग भी की जाएगी जी। अब आप देखिएगा कि पिछले 2 महीने से हरियाणा जो प्रयास कर रहा है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को फॉलो अप करके कर रहा है। यानी जो सबसे पहले कोरोना वायरस के कॉन्टैक्ट में आए और उसके बाद आने के बाद उन्होंने हरियाणा के लोगों को इफेक्टेड किया, सेकेंडरी हो गया, वो सेकेंडरी कोरोना वायरस को इफेक्ट करके उनको ट्रेस कर रहे थे।
पहले सिम्टोमेटिक को ट्रेस कर रहे थे, अब एसिम्टोमेटिक को भी ट्रेस करना शुरू किया। जब से एसिम्टोमेटिक को भी ट्रेस करना शुरू हुआ तो आप देखिएगा कि कल लगभग परसों जो थे सिर्फ 1300 टेस्ट किए गए थे, लेकिन कल जो टेस्ट किए हैं जिनकी रिपोर्ट आई है वो 2054 है। यानी इसका मतलब अब जो है एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भी ट्रेस करना शुरू हुआ है। और जैसे ही हमने टेस्टों की संख्या बढ़ाई है तो आप देख रहे हैं कि पहली बार आंकड़ा जो है वो, पहले मैं बार बार कहता था कि आंकड़ा 2, 4, 5, 10 तक ही रहता था, एक बार 12 गया था, लेकिन आज पहली बार आंकड़ा जो है वो 28 गया है, यानी 30s में डायरेक्टली चला गया है 30 लोगों में। और उसमें से जो झज्जर है उसके अकेले झज्जर में 18 पेशेंट्स हैं, उसका गुड़गांव में 3 है, फरीदाबाद में 1 है। इसलिए जो भी दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर रहा है उसकी थर्मल चेकिंग के साथ साथ, जैसे एयरपोर्ट पर उनके फॉर्म भरवाए गए थे, डिटेल्स ली गई थी कि वो वहां से जाएंगे कहां पे, और उनके वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सूचित किया गया था। वो पॉलिसी भी साथ में जितनी जल्दी अपनाएंगे उतना फायदा होगा, अन्यथा जो है ये हरियाणा में संक्रमण पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं झज्जर पिछले पूरा डेढ़ महीने से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब अचानक आना शुरू हुआ तो 2-3 दिन में ही 24-25 तक का आंकड़ा पहुंच गया है। और ये वो केसेज है जो हम ट्रेस कर पाए हैं, जो ट्रेस नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी 80% केसेज जो है वो एसिम्टोमेटिक है। इसलिए बहुत सारे लोग जो कोरोना वॉरियर भी होंगे, इस एसिम्टोमेटिक होंगे, उन्होंने जो संक्रमण आसपास के एरिया में जहाँ रहते हैं वहां पहुंचाया आपको, वो अभी डिटेक्ट भी नहीं हो पाया। वो आने वाले टाइम में जो सिम्टम्स आएंगे वहां तक हेल्थ की टीमें पहुंचेगी तब डिटेक्ट हो पाएगा। इसलिए ये जो सख्त रवैया अपनाने के साथ साथ वहां पे थर्मल चेकिंग और साथ में ये फॉर्म भर के वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे सुपरविजन की जरूरत है, जिस एरिया में सुपरवाइज कर रहे हैं वो जरूरी है। इसके साथ ये इन्होंने आग्रह किया है कि उन्हीं जिलों में रहें जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। इस चीज को भी सख्ती से पालन करना पड़ेगा। हरियाणा के लोग जो दिल्ली में जा रहे हैं उनको वही व्यवस्था करनी पड़ेगी, और दिल्ली के लोग जो हरियाणा में आ रहे हैं उनको वही व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनकी भी वही व्यवस्था करनी होगी। और इसी को लेकर के दोनों राज्यों के बीच इस बात को लेकर के बातचीत भी हुई, लेकिन वो कितनी सार्थक हुई है जरा उसको भी समझेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन अजय गुप्ता जी, इस बात को लेकर के सवाल है कि अब जो कोशिशें हैं, बॉर्डर सील जो किए गए हैं, आपको लग रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी ये कहा है कि कई जो हरियाणा के अंदर जो मामले हैं, दिल्ली बॉर्डर से लगते हुए जो इलाके हैं वहां पर जो अभी तक कोरोना संक्रमित मामले सामने आए वो दिल्ली की वजह से हैं। आपको इसमें कोई ठोस कारण लगता है, वजह लगती है आपको? शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आज की एक न्यूज शेयर करना चाहता हूं। शायद आप लोगों को पता होगा कि गुड़गांव हमारा ऑरेंज जोन में आ गया है, और फरीदाबाद और सोनीपत है रेड जोन के अंदर। नूह और गुड़गांव जो पहले रेड जोन में था वो ऑरेंज जोन में आ गया है। अब जो आज सुबह 9 या 10 बजे से जो दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर सील हो गया है, तो सरकार ने होमवर्क किया तो उनको पता चला होगा डेफिनेटली, जो नए केसेस आए थे, जैसे आपने झज्जर और बहादुरगढ़ का जिक्र किया है, तो ये जो बॉर्डर हमारा खुला था, हो सकता है कि जो गुड़गांव दिल्ली से जो आवाजाही लगी रहती है उससे केसेस आ सकते हैं डेफिनेटली। और सरकार को, जब हरियाणा इतनी अच्छी स्थिति में है और छुटपुट केसेस अगर बढ़ते हैं, तो सरकार डेफिनेटली चाहेगी कि हम उस लिस्ट पे ना जाएं, हमारे जो केसेस हैं हरियाणा में वो आगे ना बढ़े। तो उसके लिए जो हर मुमकिन कदम है वो सरकार को उठाना चाहिए। मैं इस बात में 2 चीज सरकार को सुझाव देना चाहता हूं के माध्यम से। एक तो जो इन्होंने सील किया है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, उसमें इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी मनाही कर दी गई है। ये थोड़ा एक दिक्कत और चिंता का विषय है। देखिए, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो दिल्ली से गुड़गांव आता है और गुड़गांव से दिल्ली जाता है। तो अगर आप डॉक्टर्स को भी रोक देंगे और पैरामेडिकल स्टाफ को भी रोक देंगे, तो क्या आपको लगता नहीं कि चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ा हिंड्रेंस आएगा, उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर। स्पेशली मैं ये 1-2 दिन की बात नहीं है, शायद 10 या 15 दिन तक लागू होगा। तो एक सरकार के लिए मेरा सुझाव है कि डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, भले आप थर्मल स्कैनिंग कीजिए, जैसे
डॉक्टर वत्स ने बताया है कि डॉक्टर्स की भी आप कर सकते हैं थर्मल स्कैनिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की आप कर सकते हैं। उनकी आवाजाही पे रोक लगाना मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। नंबर दो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर को तो सील कर दिया, ठीक है। क्या आपको लगता नहीं है कि जितने जोन है हमारे हरियाणा के अंदर, उनको भी जितने हमारे ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है उनसे भी सील करना चाहिए? देखिए, हमने दिल्ली को और हरियाणा को तो सील कर दिया, इंटरनली भी हमको एक स्टेप लेना चाहिए कि जो रेड जोन है, विलेज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको कम से कम ग्रीन और ऑरेंज से कट ऑफ करें, ताकि रेड जोन के जो केसेस हैं या जो एक्सपोज हो सकते हैं या जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, वो हमारे ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ना जाए। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले हमने एक खबर सुनी थी कि शायद रोडवेज की बसें चालू करना चाहते हैं। अब ये खबर की पुष्टि हो जाएगी अगले दिनों के अंदर, लेकिन आपको अगर आप दिल्ली और गुड़गांव को इतना सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, अभी कुछ समय के लिए रोक ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से भी बार-बार सुझाव दिया जा रहा है। शुभेंदु जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये खबर आई थी, ये भी एक चिंता का विषय है डेफिनेटली। बिल्कुल, अगर आप दिल्ली गुड़गांव से आप इतना सख्त बॉर्डर सील कर रहे हैं, तो इंटरनल हरियाणा के अंदर भी आपको काम करना पड़ेगा। स्पेशली रेड जोन और ग्रीन जोन को आपको संपर्क काटना ही आपको कुछ दिनों तक। ठीक है। जरा परमेश्वर जी, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि डॉक्टर्स की आवाजाही, जिस बात का जिक्र अजय गुप्ता ने किया है कि अब उनकी आवाजाही को भी रोक दिया गया, इसके पीछे आपको लग रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर उनकी भी एंट्री बैन कर दी जाएगी, कम से कम उनको तो जाने दिया जाए, इस पर आपका क्या मत है? मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर अजय गुप्ता जी से, डॉक्टर पंकज वत्स जी से, कि हमें जो है अगर हम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को भी अगर हम नहीं जाने देंगे तो ये निश्चित रूप से जो है बहुत सराहनीय कदम तो नहीं है। देखिए, हमें हर संभव प्रयास करना है इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए, लेकिन ये जो एक कदम है कि डॉक्टर्स को की आवाजाही रोकी जाए या पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही रोकी जाए, क्योंकि हम दिल्ली गुड़गांव देखिए आज हम बिल्कुल, ये कई चीजें हैं। खैर कुछ तकनीकी खामी है, आवाज नहीं मिल पा रही है परमेश्वर जी की हम तक, लेकिन मैं जरा पंकज जी इस बात को भी समझ रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो हरियाणा के अंदर बढ़ा है। अगर हाल फिलहाल के आंकड़े देखें, अगर बीते रोज को अगर हम छोड़ दें, नए मामले जो सामने आए अगर हम उनको साइड कर दें, तो रिकवरी रेट भी हरियाणा का काफी बेहतर रहा है बाकी राज्यों की तुलना में। तो ये कोशिश जो है अभी ज्यादा सख्ती इसी दिशा में है कि थोड़ा सा सख्ती की जाए तो इस हरियाणा प्रदेश के बाकी इलाकों को भी कुछ बेहतर किया जा सके, ठीक किया जा सके, जल्दी से और ज्यादा रिकवर किया जा सके। पंकज जी। शुभेंदु जी, दो चीजें इससे पहले, इस बात से पहले दो चीजें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। जी। मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से एक बात कही थी कि जैसे दिल्ली में पहले एक रिंग रोड होता था, उसके बाद जब वो एक्सपेंड हुआ तो एक आउटर रिंग रोड हो गया। तो इसी तरीके से कल मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि हरियाणा में एक बॉर्डर तो दिल्ली से कटा हुआ है सीधा। दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर आप कह सकते हैं चारों डिस्ट्रिक्टों में, जो आपका झज्जर, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद से होके सारा कवर कर रहा है। इसको सील करना, और इसके बाद जो दूसरा जो एरिया है, जो इसके बाद का जो जोन का एरिया है, यानी उसके बाद झज्जर के आगे जो परली तरफ जो जाने वाला है, तो झज्जर से उसको सील किया जाए, सोनीपत को सील किया जाए। ऐसे एक आउटर रिंग रोड जैसे बना हुआ था, ऐसे एक आउटर सीलिंग जोन भी बनाया जाए, ताकि वहां से भी ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में लोग ना जा पाए। ये व्यवस्था करनी है। जहां तक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बात है, आप ये देखिएगा कि उनका अपना परिवार है। अगर वो संक्रमित होकर ट्रैवल होकर अपने परिवारों में जाते हैं, तो वो उनका परिवार भी डेंजर में आने वाला है। इसलिए जो है, अब जैसे दिल्ली सरकार ने किया है कि जो संक्रमण में लगे हुए लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था भी सरकार स्तर पे 4 स्टार होटल, 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में या जैसी सुविधा उपलब्ध है वहीं पे किया गया है। उसी तरह की प्रक्रिया जो है वो हरियाणा में भी की जानी चाहिए। चाहे वो अस्पताल का प्रबंधन करे, उनका इंतजाम चाहे सरकार करे, उनका प्रबंधन भी अस्पतालों के आसपास ही किया जाना चाहिए, ताकि वो संक्रमण को लेके एक से दूसरे प्रदेश में ना जा सके और अपने परिवार को संक्रमित ना कर सके। ठीक है, तो यानी कि एक संस्था के ऊपर, हाँ बिल्कुल,
हाँ। और तीसरा जो आपने सवाल पूछा है, देखिए ये छोटी बात नहीं है, पहली बार हरियाणा में एक साथ 28 केसेस आए हैं। बिल्कुल। वो मुझे लग रहा है कि जो गुड़गांव को आपने ऑरेंज जोन किया है, वो टेक्निकल पॉइंट से आपने ऑरेंज जोन जरूर डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि पहले जो केसेस आ रहे थे वो इक्का दुक्का 2-3 आ रहे थे, और पहले जब ज्यादा आ रहे थे वो ठीक होते जा रहे हैं, इसलिए आप इसको ऑरेंज जोन में लेके जा रहे हैं आंकड़ों के तथ्य के हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से ये दिल्ली के साथ सटा हुआ है और कई रास्ते दिल्ली के गुड़गांव में आते हैं, उनको देखते हुए इसको ऑरेंज जोन नहीं, रेड जोन ही कंसिडर कर देना चाहिए एहतियात के तौर पर। ठीक है, मैं जरा एक रिएक्शन, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? बिंदु जी, ऐसा है कि हमारे देश में, पूरे देश भर का जो रिकवरी रेट है वो है 25% के आसपास। ठीक है, 14 दिन पहले ये था 13% के आसपास। तो ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरी कंट्री का रिकवरी रेट बढ़ा है। फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ 3.2% है। ठीक है, और डबलिंग टाइम, केस डबलिंग टाइम जिसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो हरियाणा का जो है वो 20 से 40 दिन के बीच में है, पूरे देश का 11 दिन है। अब बात आती है कि जो हमारे रोज के जो डेली केसेस 1500 से 1700 बढ़ते हैं, या 1800 बढ़ते हैं, या 2000 बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने एक तो जोन डिवाइड कर लिए हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसको रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में इनको कर लिया है। अब आप ये देखिए कि 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 600 केस, गुजरात में 300 केस, तमिलनाडु में 160 के आसपास, राजस्थान में 150 के आसपास। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केस हो जाएंगे 1200 या उससे ऊपर। 24 घंटे में बढ़े हैं 1700 केस। ठीक है, ये जो जोन में बदलाव है, बिल्कुल। मैं अजय जी, मैं आता हूं आपके पास। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। परमेश्वर जी भी इंतजार कर रहे हैं, हम उनके पास भी आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जरा इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि जब जोन में बदलाव हो रहा है तो आखिर ये बदलाव क्या ठीक है या इसमें कुछ खामी नजर आती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हम इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि जो जोन अब कन्वर्टेड किए जा रहे हैं, यानी कि बदलाव उनमें किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर अजय गुप्ता ने भी बताया था कि अब गुरुग्राम को जो है पहले रेड जोन में था, अब उसको ऑरेंज जोन में कर दिया गया। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो जोन है, हालांकि इस पर आप बता भी रहे थे कि जोन में अभी बदलाव करना ठीक नहीं, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, एनसीआर का क्षेत्र है, तो ऐसे में इन इलाकों पर अभी और भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए था, अभी और भी ज्यादा देखरेख करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये कि बदलाव जो किया गया है, रणनीति क्या हर प्रदेश में एक जैसी ही है या अलग अलग है? सिर्फ ये हरियाणा में हो रहा है कि जोन में बदलाव किया जा रहा है, या बाकी राज्यों में भी ऐसा ही चल रहा है? नहीं, ये तो केंद्र की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, और केंद्र ने ही इसके पैरामीटर्स दिए हैं, किसको ऑरेंज डिक्लेयर करना है, किसको रेड डिक्लेयर करना है, किसको ग्रीन करना है। उसके बारे में ये जो नियमावली बनाई गई है, केंद्र द्वारा ही बनाई गई है। हालांकि स्टेट्स को भी पावर दी गई है कि वो वहाँ की स्थिति को देखते हुए उसमें कुछ चेंजेस कर सके। हरियाणा में जो क्राइटेरिया केंद्र ने दिए हैं, उनको देखते हुए हाल में गुड़गांव को आप मान सकते हैं कि भी ये, क्योंकि केसेस काफी रिकवरी करके वापस चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, बाकी स्टेट से भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, और दिल्ली से आना जाना और उसकी भौगोलिक स्थिति जो दिल्ली की इतनी सीमाएं इतनी जगह से लग रही है, उसको देखते हुए अगर हमने इसको ग्रीन जोन से रेड जोन से ऑरेंज जोन में मानने की गलती की, तो ये हमारे लिए दुखदायी हो सकता है। बाकी अभी 3 तारीख को क्या फैसला होने वाला है, 3 तारीख के बाद लॉकडाउन के बाद क्या फैसला होने वाला है, इसके बाद भी डिपेंड करेगा कि भी ये वर्गीकरण उचित है या नहीं है। क्योंकि अभी 3 तारीख के बाद देखना पड़ेगा कि हरियाणा के बारे में हरियाणा सरकार क्या कहती है और केंद्र सरकार क्या कहता है इन स्थितियों को देखते हुए। लेकिन मेरी फिर वही चिंता का विषय है कि पहली बार काफी दिनों में गुड़गांव का आंकड़ा एक दिन में 28 बढ़ा है।
ये जरूर चिंता का विषय है। और मौत लेकिन हम पंकज जी यही हम इस बात को भी समझना चाह रहे हैं, लोग भी ये दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आखिर ये एकाएक 28 मामले जो सामने आते हैं, बीच में अगर हम उससे पीछे का ट्रेंड देखें हरियाणा का, तो 1, 2 या कई दिन ऐसे थे कि मामला नहीं सामने आया, बीच में 3 मामले भी सामने आए, ये अचानक से 28 मामले। तो ये अभी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो चुका है क्या कि आगे आने वाले समय में अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने ऑरेंज जोन भी कर दिया सपोज किसी इलाके को जो रेड जोन में था, तो वहां पर भी अभी खतरे की घंटी है? देखिए, हरियाणा में जब टेस्टिंग शुरू हो रही थी तो इसके बीच में वो टेस्ट किट का इशू आ गया था। जो टेस्ट किट का इशू आ गया था तो उसके बाद जो है आईसीएमआर के कहने से यहाँ पे उन टेस्ट किटों का इस्तेमाल, चाइनीज टेस्ट किटों का इस्तेमाल कम हो रहा था। तो अब आप देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में जो टेस्टिंग थी वो कम हो रही थी या उसके रिजल्ट्स कम आ रहे थे। लेकिन अब जो है टेस्टिंग जो है वो मेरे ख्याल में टेस्ट किट इन्होंने को भी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो सफल हो जाती है तो हरियाणा में और टेस्टिंग फैसिलिटीज और बढ़ जाएंगी। ये है, एक टीबी के लिए टेस्ट करते थे हम, उस टीबी के टेस्ट में जो करते थे उसमें हम माइक्रोबैक्टीरियम देखते थे उसका, लेकिन उसको मॉडिफाई करने के बाद ये जो है ये टेस्ट जो है वो संभव हो पाएगा। इसको हम सीवी नाट के नाम से, CVNAAT के नाम से जान रहे हैं, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन टेस्ट। ये जो है सस्ता भी होगा, आसान भी होगा इसको करना, और ये 45 मिनट में ही इसके रिजल्ट आ जाएंगे। अभी 2 जिलों में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, सोनीपत में और करनाल में। ठीक है, हो सकता है प्रेफरेबली वहाँ के मेडिकल कॉलेज में कर रहे हो। अगर ये टेस्ट आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा इसको टेस्टिंग करना। तो अभी टेस्टिंग की फैसिलिटीज को तेजी के साथ बढ़ाया जाना जरूर है। और ये जो मैंने आपको 2 सुझाव दिए हैं कि एक बॉर्डर और एक एक्सटेंडेड बॉर्डर, एक दिल्ली बॉर्डर और एक एक्सटेंडेड बॉर्डर जो है वो दिल्ली और हरियाणा के बीच में, और हरियाणा के रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच का जो बॉर्डर है, 2 बॉर्डर पर सख्ती से काम करना, वहां पे ये टेस्ट करना, उसका आइडेंटिफाई करना, आपके उनके बारे में जो वहां से आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इंटर स्टेट जो अभी तक गतिविधियां थी उन पर जो है लगाम लगाने के साथ साथ जो जोन बने हुए हैं या जिले हैं आपस में, उनके अंदर भी एक दूसरे जिले के अंदर जाने में भी गतिविधियां जो है वहां पर भी उनको रोकना होगा, तभी ऐसे बढ़ते हुए मामलों पर हम कुछ कमी ला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जी, मैं जरा इस बात को भी समझ रहा हूं, रिकवरी रेट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं पंकज जी से भी यही सवाल किया था। रिकवरी रेट जो हरियाणा प्रदेश की है बाकी राज्यों से तुलना करें तो ज्यादा ठीक भी है, बेहतर भी है, लेकिन अब इसको कोरोना फ्री बनाने के लिए हमें और भी ज्यादा सख्ती के साथ साथ जो हमारा रिकवरी रेट है उसको बढ़ाने के लिए हमें और क्या करना होगा? देखिए, हमें अवेयरनेस तो पैदा करते ही रहना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, और उसके बाद जैसे हमने बताया कि हाइजीन मेंटेन करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, और जो आयुर्वेदिक हमने तरीके बताए हैं बड़े सिंपल लेकिन बड़े, मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से कारगर सिद्ध हो रहे होंगे। ये ऐसी उम्मीद की जा सकती है। गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, सुबह शाम हल्दी का दूध पीना, सात्विक भोजन करना, जीवन शैली को अच्छा बनाए रखना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करना, तो ये सब चीजें तो बहुत जबरदस्त तरीके से हमको अवेयरनेस पब्लिक में जो है बढ़ानी पड़ेगी। और साथ में मैं इस बात से बड़े सहमति रखता हूं कि जो हमारे एक तरह से जोन्स हमारे बटे हुए हैं, तो वहां पे भी हमें सख्ती के साथ जो उनका अनुपालन करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो हमारा ब्रेक से पहले विषय था कि जो बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल का, मुझे लगता है स्टाफ का जो आवागमन है उसको रोकना लगता है कि सही नहीं है। क्योंकि आज गुड़गांव और दिल्ली जो है वो अलग नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है अलग है, लेकिन आधे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हम गुड़गांव में रहते हैं लेकिन दिल्ली में हम जाकर काम करते हैं। दिल्ली के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव के अच्छे हॉस्पिटल्स में आके काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हेल्थ का स्टाफ जो है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, उसको छूट मिलनी चाहिए, और एहतियात बरतते हुए। उसमें ये नहीं कि आप बिल्कुल आप आवाजाही जो है एकदम सुगम कर दें, कोई भी आए जाए, लेकिन एहतियात बरतते हुए मेडिकल स्टाफ जो है उसको छूट देनी चाहिए।
ठीक है, मैं जरा मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले जरा मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, जरा बताइए, दिखाइए तस्वीरें, क्या इस वक्त बॉर्डर पर स्थिति है, क्योंकि एकाएक जब ये कह दिया गया कि आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, सुबह 10 बजे के बाद से चाहे एसेंशियल सर्विसेज के लोग हों, उनकी भी जो है एंट्री पूरी तरीके से रोक दी गई है। क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए। जो है लंबी लंबी कतारें लग गई है शुभेंदु। यहाँ पर लोग पुलिस कर्मियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो फासल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के यहाँ पे कर्मी खड़े हैं, पुलिस कर्मी खड़े हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं जो किसी कारणवश दिल्ली में फंसे रह गए थे और वो लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन वापस उनका रुख करेंगे और ये अपने सभी दर्शकों को भी दिखाएंगे कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर, जो कि बार बार ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो वो तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन डॉक्टर पंकज वत्स, मैं इस बात को भी समझ रहा हूं कि जब आप झज्जर हो या फिर बहादुरगढ़ हो, ये वो इलाके हैं जो हरियाणा के अंदर नए रूप में रेड जोन के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनका कारण ये मान रहे हैं कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें क्या क्या और कारण इसमें हो सकते हैं? कारण जो है, कारण इसका ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमने की है, लेकिन अभी घरों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाए हैं। घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो उससे हो क्या रहा है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन ये बहुत ज्यादा नहीं फैल पाया। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते तो मान लो वो दिल्ली से जो पुलिस कांस्टेबल आया या हेल्थ वर्कर आया, कोई भी आया, उसने अपने परिवार में संक्रमण को बढ़ाया। लेकिन क्योंकि परिवार सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा था बाहर से, और बाहर आसपास के लोग उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे थे, तो ये लिमिटेड हो गया। अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना होती, लॉकडाउन नहीं होता, तो ये संख्या सैकड़ों हजारों में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी घरों में जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि इतना वॉरियर्स हैं, चाहे वो आप डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, या जो एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग जिनको जाना पड़ रहा है, या इवन जो सहायता सामग्री भेज रहे हैं, या जो रसोई चला रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोन हैं कोरोना से के संक्रमण में आने में और या कोरोना कैरियर बनने में। तो इन विशेष तौर पे इन लोगों को अपने घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। इनको अपने घर में भी वापस जाने के बाद, अब तो फिर यानी कि इसका मतलब तो ये भी है ना पंकज जी, कि सवाल तो ये भी बन जाता है कि जो आवाजाही ट्रकों के जरिए जो खाने पीने का सामान जो ले जाया जा रहा है, उसके लिए तो पूरी तरीके से एंट्री खोल दी गई है, और इसमें क्योंकि अलग अलग राज्यों को फटकार भी लगाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ये कहा गया है कि उनकी एंट्रियों को आप कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये तो जरूरी सामान है। तो डर तो ये भी है कि अगर जैसा सब्जी मंडी के अंदर हुआ, वहां से जो आड़ती को हुआ कोरोना और उसके बाद वो उसके परिवार तक पहुंचा, तो अगर ऐसा होता है कि ये कोरोना ट्रेवल करते हुए अगर ट्रकों के जरिए पहुंचता है या शख्स के जरिए पहुंचता है, तो ये तो खतरा वहां से भी है। इसमें यानी कि हमें ये भी देखना होगा, जो जिसका हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि थर्मल स्क्रीनिंग अगर होती रहे तो कुछ हद तक जानकारी मिलती रहेगी ऐसे लोगों के बारे में भी। जब ड्राइविंग करते हैं तो उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, लेकिन उसके बाद भी ड्राइविंग तो करते हैं ना, क्योंकि ड्राइविंग करना भी मजबूरी है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि स्पीड लिमिट करें, बेल्ट लगाएं, उसके बाद आप जो है ना तरीके से गाड़ी चलाएं, ड्राइवर बिल्कुल सही होना चाहिए। उसी तरीके से अगर एसेंशियल सर्विसेज को हम बहाल कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो एसेंशियल सर्विसेज में जो लगे हुए हैं उनका भी रेगुलर चेक हो, उनके भी रैपिड टेस्ट के थ्रू जाना पड़े। अच्छा पंकज जी, इस पर आपका क्या कहना है? आपने इससे पहले भी बताया था, क्योंकि परमेश्वर जी और डॉक्टर अजय गुप्ता हमारे साथ जो बता रहे थे कि हेल्थ केयर वर्कर्स की एंट्री फिलहाल इंटर स्टेट जो रोक दी गई है वो रोकनी नहीं चाहिए। आपका इस पर स्टैंड क्या है? सीधा इस समय मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे कोरोना वायरस किसी में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना उम्र पे, ना बीमार है नहीं बीमार है, अफसर है, सर्वेंट है, मतलब वो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से यही कह रहा हूं कि जो भी लोग स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी,
पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, एसेंशियल सर्विस को देने वाले या घरों में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, ये सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए एक ही मापदंड है कि वो अपने घर पे, अपने कार्य क्षेत्र के नजदीक रहें और अपने घर पे जाएं तो घर में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा करें, क्योंकि सबसे पहला जो विक्टिम होगा उनसे ग्रसित, अगर वो संक्रमित होते हैं या कैरियर होते हैं उसके, तो सबसे पहला विक्टिम उनका प्रिय आदमी होगा, उन्हीं के माँ बाप, बहन भाई, चाचा चाची पर बच्चे, वही संक्रमित होंगे। इसलिए कोरोना वॉरियर्स के लिए सख्त हिदायत है कि वो अपने घर में भी मिक्सअप नहीं होंगे, घर के बाकी सभी सदस्यों से, स्थानों से अपने आप को आइसोलेट करते हुए समाज की सेवा करेंगे, कोरोना वॉरियर्स बने रहेंगे। तो डॉक्टर्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अब डॉक्टर दूसरों के इलाज करते करते अगर वो खुद संक्रमित होगा, अभी देखिए तीन जो अभी गुड़गांव में टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 2 हेल्थ वर्कर हैं जो झाड़सा के अंदर मेडिसिटी और बाकी जो आसपास के बड़े हॉस्पिटल के रहते हैं, वहां पे अधिकतम केसेस वो हेल्थ वर्कर ही हैं। अब ये सोच के देखिएगा, अगर ये हेल्थ वर्कर दिल्ली में जाते हैं तो क्या वहां संक्रमण नहीं पहुंचाते? अगर ये हेल्थ वर्कर झज्जर में जाते हैं या सोनीपत में आना जाना करते तो क्या ये वहां नहीं पहुंच जाता? इसलिए तो इसमें मैं ठीक है, मैं जरा परमेश्वर जी, जो कोविड वार्ड के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, तो उनको क्या वहीं डिपार्टमेंट में रखा जाता है या उनके लिए वहीं फैसिलिटी की जाती है? 21 दिन मुझे लगता है कि शायद उनको वहीं रखा जाता है, उसके बाद उनको फिर छुट्टी दी जाती है। अलग अलग स्कीम है। नहीं शुभेंदु, क्या हो रहा है कि इन जनरल अभी हरियाणा में ये है कि आप अगर 14 डेज आप काम करते हैं तो 14 डेज के बाद आपको 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन करना होता है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि दिल्ली की भी पॉलिसी है। तो लेकिन मैं डॉक्टर वत्स की बात से बहुत सहमत हूं कि देखिए हमें बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी, बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी, और इसमें जो है खास करके मुझे लगता है टेस्टिंग जो है बहुत जी ठीक है, यानी कि ये जो है टेस्टिंग का इसमें मुख्य रूप से कारण है। मैं जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के पास जब वापस आएंगे तो टेस्टिंग को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाएंगे कि थर्मल स्क्रीनिंग हो या टेस्टिंग किट हो, क्योंकि इससे पहले रैपिड टेस्ट किट को लेकर भी सवाल उठाया गया था अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा भी, उसको लेकर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से हमारे खास मेहमानों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा और डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। परमेश्वर जी, आपका ही रुक कर रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, जरा बताइए आप क्या क्या बताना चाह रहे थे, आप क्या कह रहे थे, और साथ ही साथ टेस्टिंग किट को लेकर के जो बार बार सवाल उठ रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, आवागमन रोक के कुछ काम नहीं बनेगा, लेकिन इनकी टेस्टिंग करके मुझे लगता है कि रास्ता निकल आएगा। और टेस्टिंग किट, जैसे डॉक्टर वत्स बता रहे हैं कि काफी टेस्टिंग किट है जिन पे हमें विश्वास करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो ये टेस्टिंग अगर इनकी होती है लगातार, रैपिडली होती रहे और इनको क्रमबद्ध तरीके से, जैसे बताया कि हरियाणा में 14 दिन काम करा करके 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, तो इस तरह से कोई व्यवस्था की जाएगी तो मुझे लगता है कि काम चल जाएगा। वहां इतना दिक्कत नहीं है। बस इसमें यह है कि एक आपसी जो एक कोऑर्डिनेशन है सरकारों का, चाहे वो हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार हो, उनको बनाना ही पड़ेगा। और इसमें केवल देखिए दिल्ली जो है वो हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अलग नहीं है, इस तरह की मानसिकता हम लोग करनी पड़ेगी। इस समय थोड़ा सा शुभेंदु पॉलिटिक्स के ऊपर सोच रखनी पड़ेगी कि ये हम हरियाणा हमारा सेफ है, लेकिन दिल्ली में बहुत लोग कहीं ना कहीं इससे संक्रमित हो रहे हैं या इनके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो वो उतनी ही दुख की बात दिल्ली के लिए है और सेम उतनी ही दुख की बात हरियाणा के लिए भी होनी चाहिए। तो ये समय ऐसा है मुझे लगता है शुभेंदु, जहाँ पे बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन पॉलिटिक्स के ऊपर उड़ के जो है वो होना चाहिए। ठीक है, मैं पंकज जी जरा इस बात को भी समझ रहा हूँ कि हाल ही में हम एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, जन सहायक हेल्पलाइन जो एक ऐप है वो लॉन्च की गई है। उसमें अलग अलग चीजें उसमें दिखाई गई हैं। उसमें डॉक्टर से यदि ऑनलाइन परामर्श लेना है वो ले सकते हैं, उसमें अगर पुलिस को शिकायत करनी है तो वो उसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इसको लेकर के डॉक्टर्स की टीम एलोकेट की गई है, जिससे कि वो
इंटरेक्ट कर सके ऐसे लोगों से जो बीमार हैं? पंकज जी, इस समय क्या है कि जो बाकी बीमारियों के लिए है वो अभी जो है लोग नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण जी। और दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक बंद नहीं है, वहाँ जा सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के डर से बहुत सारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक जो है वो वर्किंग में नहीं है इस समय। इसलिए IMA का भी प्रेफरेंस ये थी कि भी घर से ही अगर फोन पर बातचीत करके जहाँ तक दिया जाए, परामर्श दिया जा सकता है, वहाँ पे देने की कोशिश की जाए। तो ये सुविधा उपलब्ध की जा रही है। तो लिमिटेड एक्सेस जो है इसके कारण हो पा रही है। अभी जो टेलीमेडिसिन है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हिंदुस्तान में हुई नहीं है। अदरवाइज टेलीमेडिसिन भी बहुत बड़ा एक माध्यम है जिसके कारण इसमें ये सुविधाएं दी जा सकती हैं, लेकिन अभी उतना विस्तृत जो है वो हिंदुस्तान में डेवलप्ड नहीं है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में तो बहुत सालों से टेलीमेडिसिन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि उसमें बकायदा जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद पेशेंट एक स्थान पे बैठ के पूरा 1 to 1 जैसे हम इस समय बातचीत कर रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, इसी तरीके से वो डॉक्टर और पेशेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और जो पुराने मरीज हैं उनको विशेष तौर पर उसका लाभ मिलता है क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी डॉक्टर देख चुका होता है, सारी डिटेल्स उसके पास हो जाती है और जो पहले दवाइयां दी गई हैं उसकी जानकारी भी उसको होती है, उसके बाद वो उसको बता पाता है। तो यानी कि अब ये टर्निंग पॉइंट है और कोरोना वायरस के महामारी के दौर के बाद की अगर हम तस्वीर देखें तो बहुत कुछ बदलने जा रहा है, हम ये भी समझें। देखिए, ये इस बारे में अभी जितने वॉर लेवल पर इसके बारे में तैयारी की जानी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी सिंपल उन्होंने हेल्पलाइन दी है, समय निश्चित किया है कि उस समय में अगर कोई बातचीत करेगा डॉक्टर के साथ तो डॉक्टर को उसके बारे में जानकारी देगा। तो ये लिमिटेड एक्सेस है, इसको हम टेलीमेडिसिन की स्थिति में नहीं ला सकते। लेकिन ये टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में अगर आ जाता है तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चीज होगी जिसमें बहुत सारे ऐसे मरीजों को जो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो कर पाएंगे। ठीक है, सरकार को टेलीमेडिसिन का भी एक कॉन्सेप्ट अपनी प्रायोरिटीज में ले लेना चाहिए। ठीक है, हम जरा अब उस सवाल पर भी आ जाते हैं जो दर्शकों की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है। हम आयुर्वेदा के जरिए तो बता चुके हैं अपने सभी दर्शकों को कि किन किन चीजों का हमें सेवन करना है, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शकों का सवाल ये भी आ रहा है अब डॉक्टर पंकज वत्स कि अगर कोई कोविड-19 पेशेंट है तो ऐसे में डॉक्टर्स की टीम जब वो वार्ड के अंदर है, कोविड वार्ड में है, तो वहां पर उनको खाना क्या उपलब्ध कराया जाता है, उनको खाने में क्या दिया जाता है जिससे वो स्वस्थ होते हैं या उनकी इम्यूनिटी ठीक होती है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या वो चीजें दी जाती हैं, जरा आप अगर हमारे। हाँ देखिए, आप ये देखिएगा कि वहाँ पे जो है पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उसको बुखार है तो बुखार के लिए दवाई देंगे, अगर उसको खांसी है तो खांसी के लिए दवाई देंगे, अगर उसको जो सांस लेने में दिक्कत है या वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। उसके अलावा उसको जो हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं हम, हाई प्रोटीन एंड विटामिन सी ज्यादा लेवल पे, ये दो चीजें जो हैं वो ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। हाई प्रोटीन डाइट एंड विटामिन सी ये वहां पर हम दे रहे हैं। तो अगर आप बता सके कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है अंडे का सेवन अगर हो तो ज्यादा बेहतर है, एक टाइम जो है अंडे का सेवन किया जाए या फिर दूध का सेवन किया जाए या कुछ और चीजें, तो उसमें अगर आप ये बता वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए और एगिटेरियन के लिए, कुछ लोग हैं जो एगिटेरियन है, अगर वो एगिटेरियन है तो वो अंडा खा सकते हैं, अंडा काफी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अदरवाइज जो नॉन वेजिटेरियन है तो पनीर में काफी मिलता है, दूध में है, आपकी दालों में प्रोटीन है, तो ये इनका सेवन थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो उसमें ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये सारी चीजें प्रॉपर पकी हुई हों, प्रॉपर खाना, अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। इस समय कच्चा खाना खाने का समय नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से ही इसको खाएं। लेकिन हाई प्रोटीन डाइट और आजकल प्रोटीन के सप्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
और दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और शुभेंदु जी पॉइंट देना चाहूंगा। आपने इसके बारे में कहा है कि इम्यूनिटी बनाने के सरकार ने एक फैसला लिया है कि 12 घंटे तक जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो काम कर सकेंगे। ये जो है कानूनन तौर पे भी ठीक नहीं है। उसमें लेबर लॉज इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि 48 आवर्स ही एक वीक में उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जरूरत भी है कि भी लोगों की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि कम स्टाफ के साथ काम करना है, अब इसको बढ़ाएगा। लेकिन उसमें मुझे खतरा ये लग रहा है कि जब वो बंदा 12 घंटे तक काम करेगा तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होगी, उसकी इम्यूनिटी लेवल्स कम होंगे, वो स्ट्रेस फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही स्ट्रेस में जाएगा। तो इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है कि भी इस समय को आप बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में एक बार पुनः विचार करना, यानी कि इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि इम्यूनिटी ही इसमें इस सब सिनेरियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आती है। मैं ज़रा जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन, क्योंकि समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। परमेश्वर जी, हम ये तो समझ चुके हैं कि डाइट प्लान, डाइट चार्ट क्या है, कोविड-19 के जो वार्ड हैं वहाँ पर पेशेंट्स को क्या दिया जा रहा है। आयुर्वेदा के जरिए हम लगातार लोगों को बता रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जा सकती है, लेकिन आयुर्वेदा के जरिए ही और क्या चीज़ें इसमें आप ऐड ऑन करना चाहते हैं कि खाने पीने के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम और शामिल कर सकते हैं? खाने पीने के अंदर तो जैसे हम हमेशा से ही बोलते आए हैं कि हमारा खाना जो है वो घर का बना होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। इस समय शुभेंदु अधिक खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो खाना जो एक तरह से सुपाच्य हो, जिसे हम पचा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो खाना हमारा ऐसा हो, दूसरा एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। इस समय जो है हम घर पे बैठ के केवल ये ना करें, क्योंकि हम तो क्लिनिक भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग, हर आदमी आके ये शिकायत कर रहा है कि डॉक्टर साहब खाना बढ़ गया है लेकिन फिजिकल वर्कआउट कम हो गया है। तो इस तरह के किसी भी सिचुएशन में जो है वो अच्छा नहीं है। ये करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और जैसे कि अभी डॉक्टर वत्स ने बोला कि जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसका भी इम्यूनिटी में उतना ही रोल होता है जो हम कहते नहीं। जैसे वर्कर के लिए, इंडस्ट्री के लिए कहा जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि उनकी जो है 8 घंटे की जो जॉब है उसी में बस उनको वहीं पे समेट देना चाहिए। जो लंबे लंबा उनके सेशन को खींचना जो है कहीं से भी उनकी सेहत बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस ऐसे में ज्यादा ना लें, और सोना जो है, नींद पूरी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत सारी बातों को साझा करने के लिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर जब सील हो रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या इसका प्रभाव है, हरियाणा प्रदेश की अब क्या स्टेटस रिपोर्ट है, आने वाले समय के अंदर लॉकडाउन की अवधि क्या बढ़ने जा रही है। फिलहाल जो आधिकारिक रूप से जो जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उन सभी के संकेत क्या मिल रहे हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।